वो अखबार है ना, अखबार में पढ़ ली। अखबार में तो कोई अखबार से पढ़ो तुमको देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और नेशनल गेम का आगाज़ होने वाला है 35 में, और उससे कबल हम देख रहे हैं खिलाड़ियों की आमद रफ्त का सिलसिला भी अब शहर कायद में शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ सूबे भर से टीमें जो है कराची पहुँचना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ गेम्स की, और साथ साथ थोड़े से इंतज़ाम के हवाले से भी अगर बात कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम इस दफ़ा 35वें नेशनल गेम्स में किए जा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। और जो स्टे रखा गया है खिलाड़ियों के लिए, होटल्स बुक किए गए हैं, वो मैं समझता हूं कि बेहतर है खिलाड़ियों के अब तक के लिए। आगे जाकर क्या होता है इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक के जो इंतजामात हैं और उससे काफ़ी हद तक तमाम ही मीडिया हजरात है, तमाम ही एंकर पर्सन, तमाम रिपोर्टर्स खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी विजिट किया मुख्तलिफ जगहों पर जाकर और खिलाड़ियों से बातचीत भी की है, और खिलाड़ियों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया है कि इस दफ़ा में इंतजामात काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। चलें, इसकी बाकायदा इफ्तिताह इस नेशनल गेम्स का 6 दिसंबर को होना है, और इसकी इफ्तिताई तकरीब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होनी है। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी इसका इफ्तिताह करेंगे इस 35वें नेशनल गेम का। इसमें 34 खेल खेले जा रहे हैं, 24 वेन्यूज़ हैं, इस पर बात रहेगी। और बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। इस पर बात करने का आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, आपका सबसे पहले थैंक्स। और क्रिकेट पर तो बहुत बातें करते हैं, करेंगे आगे चलकर अभी प्रोग्राम में भी, लेकिन इस वक्त नेशनल गेम से पे बात कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त नेशनल गेम का जो रूज है शहर कायद में जो है इस वक्त बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मोहन भाई, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा है कि माशाल्लाह ये जो नेशनल गेम शुरू होने जा रहे हैं और जिसकी मेज़बानी हमें कराची को मिली है, और जिस तरीके से आप देखें कराची के मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इवेंट्स होने हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स हों, और फिर प्लेयर्स का आना शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स ने आना है और उनका आना, और फिर जिस तरीके के इंतज़ाम अब तक जो नज़र आ रहे हैं उससे आपने जैसे इंट्रो में कहा हम भी मुतमईन, आप भी मुतमईन हैं। और जिस तरीके से उनकी मकसद बिल्कुल दर्जा ब दर्जा प्लेयर्स के लिए होटल्स की बुकिंग, और फिर ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का, और फिर शहर में जिस तरीके से एक बैनर्स की बहार आई हुई है कि नेशनल गेम जो कराची में हो रहे हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है एफर्ट कर रही है, अब वो चाहे हमारे मेसर साहब भी हों, मिनिस्टर साहब भी हों, तमाम लोगों का इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आपको पता है कि सिंध ओलंपिक कमेटी और उनके जितने भी अहदेदारान हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा ले रहे हैं। और देखें, जिसके हिस्से में जो जिम्मेदारी आ रही है वो बहसन असलूबी से, खुश असलूबी से जो है उसको निभा रहे हैं। और लग यही रहा है कि जिस तरीके की तैयारियां हैं और जो जोश व खरोश हम देख रहे हैं, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कराची में, और फिर कराची की टीमें जो दिन रात आपको पता है कि अपनी प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं, वो चाहे हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, आप जितने भी गेम ले लें जो नेशनल गेम में होने, बहुत ही ज़्यादा कराची के एथलीट मेहनत कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि इसकी जो मेज़बानी है वो कराची शहर को मिली है, तो इस हवाले से जो है और भी ज़्यादा जोश व खरोश का मुजाहरा किया जाता है। और तमाम स्कूल्स में जो कॉलेजेस में जो प्लेयर रहते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है कि कब 6 तारीख आए, और 6 तारीख को आपको पता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी, और जिसके मेहमान खसूसी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और फिर जो रोशनियाँ जगमगाएंगी, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, और तमाम प्लेयर, तमाम पाकिस्तान के वो प्लेयर जो नेशनल गेम में हिस्सा ले रहे हैं, और जिस तरीके से उनका मास मार्च होगा, उस मार्च को देखने के लिए भी कराची की आवाम बिल्कुल जो है इंतजार में है कि कब ये शुरू हो। अपनी इंतजार में है। देखें, 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, 35,000 की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि इस नेशनल गेम को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए सिंध गवर्नमेंट को अपना रोल मज़ीद अदा करना पड़ेगा। जितने स्कूल्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको उनके बच्चों को भी अगर आप नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम ले आएँ तो 4 चांद मज़ीद लग सकते हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा पैदा होगा खेलों का, और फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है।
बिल्कुल मोइन भाई, आपने बहुत अच्छा सलूशन दिया है। देखें, 35,000 की कैपेसिटी हमारी नेशनल बैंक स्टेडियम की, और 11,000 जो आपको पता हमारे प्लेयर्स हैं, और कुछ ऑफिशियल लगा ले तो तकरीबन 12,000 हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो तजवीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिस तरीके से इन गेम्स के लिए शुरू दिन से आपको पता है तगदो में लगी हुई है कि अच्छे से बेहतर इंतजाम हो जाएं, तो ये बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल कॉलेज की सतह पर जाए, ना सिर्फ उनको मदऊ किया जाए बल्कि उनको पाबंद किया जाए कि जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी है, आपके स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है खुद जो है उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी आने ले जाने की। और गवर्नमेंट अगर ये कर दे तो मैं कहता हूं कि इस ओपनिंग तकरीब को जो है 4 चांद लग सकते हैं। सिर्फ आपने ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी है, और तमाम वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अगर आप उन बच्चों को जो है उस दिन स्टेडियम में ले आते हैं तो आप देखिएगा कि ना सिर्फ इससे खेलों को फरोग मिलेगा बल्कि तमाम सूबों में सूबा सिंध का जो सिंध गवर्नमेंट के क्रेडिट पे ये जाएगा कि कराची में जो ये गेम्स हो रहे हैं नेशनल गेम, ये कितनी कामयाबी से हमकिनार हुए, और फिर जब स्टेडियम में चकाचौंध रोशनियों से भरा होगा और वैसे ही तमाशाई बैठे होंगे, चाहे स्कूल के बच्चों की शक्ल में हो चाहे कॉलेज के या चाहे आम कराची के शहरी, तो उस दिन इस तकरीब को अगर आपने 4 चांद लगाने तो गवर्नमेंट सिंध को चाहिए कि तमाम स्कूल कॉलेज को पाबंद किया जाए और ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट मुहैया करे। और जिस तरीके से वो स्टेडियम में बच्चे आएंगे, नौजवान आएंगे और फिर कराची के शहरी आएंगे, आप देखिएगा इस तकरीब को जो है 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे इस तकरीब के अंदर। और मैं खासकर क्योंकि 34 खेलों के हवाले से अगर बात करूं तो 24 वेन्यूज़ भी इसके रख दिए गए हैं। आप समझते हैं कि अच्छे होनहार प्लेयर्स इसे में शिरकत करेंगे, डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही हैं, सूबे की टीमें शिरकत कर रही हैं, 11,000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट का हिस्सा है, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तमाम ही गेम्स इसमें शामिल किए गए। जी मोहन भाई, देखें आपको पता है कि नेशनल गेम्स में हमेशा आपको एक ना एक ऐसा प्लेयर मिलता है जो नेशनल रिकॉर्ड कायम करता है। अब आप देख लें तो सिवाय साइकिलिंग के तकरीबन तमाम ही खेल जो है वो नेशनल गेम आपको नजर आएंगे इसमें। तो हर प्लेयर चाहेगा कि मैं इसमें आला से आला कारकर्दगी दिखा के गोल्ड मेडल जो है अपने सीने पे सजाऊं। वो हर सूबे का होगा, हर शहर का होगा, और फिर डिपार्टमेंट की टीमें होंगी, उनके जो प्लेयर होंगे, आपको पता डिपार्टमेंट की जो टीमें होती हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को तैयार करती हैं। असल मुकाबला आपका होता है डिपार्टमेंटल टीमों से। अगर उनसे हमारी जो शहर की टीमें हैं या सूबों की टीमें हैं वो अगर टफ टाइम देती हैं, उनके सामने अच्छी कारकर्दगी पेश करती हैं, तो आप देखिएगा कि इन प्लेयर्स को आगे जाने का जो है और मौके मुयस्सर आएंगे और आगे जाने का और मौका मैसर होगा। बहुत से खेल इसमें जो है देखेंगे कि अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स भी हैं इसके अंदर जो शामिल नहीं किए गए हैं। जिससे मैं साइकिलिंग की बात कर लूँ, साइकिलिंग इसमें शामिल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो है सिंध गवर्नमेंट को और फिर साइकिलिंग फेडरेशन को भी किसी हद तक जो है यहाँ पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को जो है रोल अपना इनपुट कराना चाहिए था, और ये फैसला ज़रूर होना चाहिए था कि साइकिलिंग इसमें शामिल हो। बिल्कुल मोइन भाई, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को चाहिए था कि जिस दिन से आपको ये पता चला है कि साइकिलिंग जो है नेशनल गेम में शामिल नहीं है, तो आपको फ़ौरन से पेशतर जो है ना इससे रुजू करना चाहिए था। और नेशनल ये जो गेम्स हो रहे हैं इनकी कमेटी से नेशनल और पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी, इन तमाम को देखिए साइकिलिंग आप देखें, कराची गेम हो, सिंध गेम्स हो, जब भी आपके गेम्स होते हैं साइकिलिंग लाजमी शामिल होती है। और आए दिन गाहे बगाहे आप देखते हैं कि साइकिलिंग जो है इनके ये जो टूर्नामेंट समझो एक किस्म के इनके मुनक्कद किए जाते हैं, और आज देखें यहाँ से साइकिलिंग रेस हो रही है, कल वहाँ से साइकिलिंग रेस हो रही है। तो ये साइकिलिंग तो बिल्कुल जो मकबूल आम खेल था, लेकिन पाकिस्तान साइकिल फेडरेशन की ये कोताही कहें या उनको इनसे दिलचस्पी नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में जो है पाकिस्तान साइकिलिंग शामिल नहीं है। तो साइकिलिंग तो आपको पता है ये अरसा दराज से हो रही है, ना सिर्फ गेम्स में बल्कि कोई भी इदारे का गेम हो, डिपार्टमेंटल गेम हो, साइकिलिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, खासकर सेहत के हवाले से। चलो, खासकर सेहत के हवाले से जावेद साहब, 11,000 एथलीट आप समझते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कराची वाले को दिया गया है। और क्योंकि 35वें नेशनल गेम्स 18 साल के बाद कराची में मुनक्किद हो रहा है, 9वीं दफ़ा कराची मेज़बानी करने जा रहा है, इनके लिए मैं कह सकता हूं कि अगर इंतज़ामात बेहतर रहे, क्योंकि बड़ा गैप आता है, क्योंकि देखें कि आप यहाँ पर 18 साल के बाद 9वीं दफ़ा मिल रहा है,
आपको मेज़बानी, तो इतना आसान नहीं है इस टारगेट को अचीव करना। अगर मेज़बानी अच्छी होती है तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट मज़ीद मुतालबात कर सकती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कि हमें मज़ीद जो है यहाँ पर कराने दिया जाए नेशनल गेम्स, क्योंकि ये गैप नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा लंबा अरसे का गैप शायद वेन्यू को भी डिस्टर्ब कर देता है। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी मुख्तलिफ वेन्यू से आशना हो जाते हैं और अपने होम ग्राउंड पर अगर कहें कि जो कराची के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, वो नुमाइंदगी 18 साल के बाद अपने यहाँ पर 35वें नेशनल गेम में अपने होम ग्राउंड पर करते दिखाई देंगे, तो उनके लिए तो एक एजाज़ की बात होती है। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए ये 35वीं नेशनल गेम जो है 18 साल के बाद अगर कराची को मिले हैं, तो अब कराची और सिंध गवर्नमेंट, ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जैसे अभी आपने कहा है कि हर किसी का ख्वाब होता है, हर शहर का ख्वाब होता है कि नेशनल गेम की जो है जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, वो मेज़बानी करें। लेकिन ये एक ख्वाब को हकीकत में आप तब बदल सकते हैं कि जैसे अभी आपने कहा है कि जो 18 साल बाद हमें जो है ये इनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है, ख़ासकर कराची सिटी को। तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि ऐसे जो इंतजामात किए जाए, इन गेम को इस तरीके से, या जो हमारे यहाँ एथलीट 11,000 एथलीट जो है कराची में आए हुए मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे, मुख्तलिफ होटल्स पे जो रुके हुए, और जब ये गेम स्टार्ट होंगे तो इस तरह के गेम हो कि कम अज़ कम जो है इनका तासुर ना सिर्फ कराची के प्लेयर्स को बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो प्लेयर्स आए एक अच्छा तासुर लेकर जाए। बल्कि उनके अल्फाज होने चाहिए कि यार कराची में जो ये 35वें नेशनल गेम हमारे 18वीं दफ़ा कराची में जो मुनक्कद हुए, कराची ने जिस तरीके की मेज़बानी की और जो हमें फैसिलिटेट किया है, और ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इन गेम को लेकर चली है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो 19वीं नेशनल गेम होंगे वो भी हम चाहें कि कराची को भी मिले, कराची होस्ट हो, क्योंकि कराची में हमें बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो है यहाँ पर हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं, सिंध में अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, वेन्यू अच्छा है हमारे पास है। तो इन आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये 35वें हैं, 36वें नेशनल गेम्स भी अगर पंजाब या KPK में हो रहे हैं, तो जब 37वें हो तो एक साल के बाद मज़ीद मेज़बानी का शर्फ यहाँ ज़रूर हासिल होना चाहिए कराची को। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से, और अब थोड़े से एशिया कप अंडर 19 की बात कर लें जो दुबई में मुनक्किद होना है। और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम 14 दिसंबर को जो है भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान की टीम है इस वक्त अगर देखें तो फरहान यूसुफ की क़यादत में जो है पाकिस्तान अंडर 19 टीम दुबई जा रही है। और इस टीम के लिए ख़ास बात यह है कि जो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद हैं। और हम देखेंगे कि अब सरफराज क्या रोल अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर के साथ साथ वो इस टीम के मेंटोर भी हैं। और इसी हवाले से मैं जावेद साहब से भी बात करूँगा। जावेद साहब, टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है एशिया कप, और इस पर जो है अंडर 19, और इस पर एक दफ़ा फिर सरफराज अहमद को एक भारी जिम्मेदारी दी गई है। ग्रास रूट लेवल से बातें होती हैं कि यहाँ से हमें अच्छे प्लेयर्स बनाने हैं, तो ये जिम्मेदारी सरफराज अहमद के कंधों पर ला दी गई है। मैनेजर की हैसियत से और मेंटोर की हैसियत से वो जा रहे हैं एशिया कप अंडर 19 में यहाँ पर टीम के साथ है। फरहान यूसुफ जो है इस टीम की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? और इसमें एक फास्ट बॉलर अली रज़ा भी शामिल है। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने सरफराज के बारे में बात की, सरफराज है वो आपको पता है लेजेंड है, और वो इसी ग्रास रूट लेवल से आया हुआ प्लेयर है। आपको पता है ये अंडर 19 जो टूर्नामेंट है, ये सिर्फ आप देखें वहाँ से क्रिकेट की अजमत को बड़े बड़े प्लेयर मुयस्सर हैं। वो चाहे विराट कोहली ले लें, चाहे बाबर आजम ले लें, स्टीवन स्मिथ ले लें, ऐसे आपको प्लेयर जो है इसी स्टेज से मिले हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि हमारी अंडर 19 की जो टीम है मेरा यूसुफ की क़यादत में, और फिर मेंटोर और मैनेजर सरफराज अहमद जब हो, तो फिर आपको पता है कि इस टीम के लड़कों का जो जज्बा होगा, और फिर जैसे अभी आपने कहा कि हमारा इंडिया से 14 को मैच होगा, और फिर सरफराज अहमद टीम के साथ है। और अंडर 19 का वो रिकॉर्ड हमेशा से, अंडर 19 चाहे वो साद बे की क़यादत में गई हो, सरफराज की क़यादत में गई हो,
वहाँ जाके बहुत अच्छा हमारा रिकॉर्ड है। अंडर 19 के जो हमारे प्लेयर हैं, बिल्कुल अंडर 19 वो स्टेज है जहाँ से आपको बड़े बड़े सुपरस्टार मुयस्सर होते हैं। और इंशाल्लाह जैसे सरफराज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सरफराज अहमद आपको पता है कि वो क्रिकेट ब्रेन है, और फिर जिस तरीके से उनकी आई है क्रिकेट को देखने परखने वाली, तो प्लेयर में जो जो खसूसियात है, जो जो सलाहियत है, सरफराज अहमद जो इस टीम को जो है बिल्कुल एक इस मकाम पर ला सकता है जो उनका तजर्बा है। तो मैं समझता हूँ कि इन चंद दिनों में जो फैसले होते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो, चाहे टीम सिलेक्शन में हो, चाहे रिप्लेसमेंट में हो, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे अगर बेहतरीन फैसला जो 2025 का मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सरफराज अहमद को अंडर 19 का जो मैनेजर बनाकर भेजा गया है। और ग्रास रूट लेवल से जब आपको ऐसे प्लेयर मुयस्सर आएंगे कि जिनके साथ ऐसे लेजेंड मैनेजर के रूप में होंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, क्रिकेट पे तो मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन प्रो लीग हॉकी एक 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान को प्रो लीग खेलना है, और इसमें क्वालिफाई करने के बाद पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल का मजीद फैसला होता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तानी टीम आज रवाना हो रही है प्रो लीग खेलने के लिए अर्जेंटीना, और 9 तारीख से इसका बाकायदा आगाज़ होगा। क्या कहेंगे इस हॉकी के हवाले से? एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को भी ये मौका मैसर आया है कि यहाँ पर प्रो लीग में वो शिरकत करें। गो कि यहाँ पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर एक टीम के ना होने के बाद पाकिस्तान टीम को ये मौका मिला। इससे कितना फ़ायदा उठाना चाहिए हॉकी के खिलाड़ियों को? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था अपने मामलात की वजह से, और उसका जो है पाकिस्तान को बेनिफिट मिला, गो के पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन आपको पता है कि अब इन्हें जो चांस मैसर आया, अब जो अर्जेंटीना टीम रवाना हो रही है, तो कम अज़ कम वहाँ आपका असल इम्तिहान, हमारी हॉकी का असल इम्तिहान जो है वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ सारी इंटरनेशनल टॉप की टीमें होती हैं। पहला मरहला है और इसमें पाकिस्तान की टीम है, अर्जेंटीना की टीम है, नीदरलैंड की टीम है, तो पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा मेहनत करना इस पहले मरहले के अंदर। मैं कह रहा हूँ मेहनत नहीं, पहले मरहले में देखें ये डू एंड डाई है आपकी हॉकी जो है। अगर जैसे अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीमें, आपको पता है वो दुनिया क्रिकेट की मजबूत तरीन टीमों, दुनिया हॉकी की, दुनिया हॉकी की जो है मजबूत तरीन टीमों में शुमार होती हैं। तो अब पाकिस्तान हॉकी देखें, पाकिस्तान हॉकी में जिस तरीके से हम जवाल का शिकार हुए, और बिल्कुल तसलसल नहीं है, वो किसी भी टूर्नामेंट में ले लें कि किसी मैच में बहुत अच्छा खेल लेती है और किसी मैच में बिल्कुल आप आउट क्लास हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश को आप देखें आप किस तरीके से बीट कर कर आए, लेकिन असल प्रो लीग में जो क्वालिफाई आपको मिला है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। वहां जाकर आपकी जो हॉकी है उसकी स्किल्स को वहां जाके शो करें। वहां जब आप अर्जेंटीना पहुंच जाए, जब उनसे मैचेस स्टार्ट हो, तो कम अज कम आपके ये जो हॉकी के बारे में सोच है कि इस ग्रुप से या उस ग्रुप, इन तमाम चीजों से आजाद होकर अगर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर वहां जाकर हॉकी खेलते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। असल मसला ये कि प्लेयर के ऊपर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के आप लोगों ने टिक मार लगाए हुए उनको हटा दे, उनको सिर्फ हॉकी खेलने दे, तो आपको पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो सब कुछ वापस दिला सकते हैं जो इससे पहले पाकिस्तान को हॉकी के दौर में मकाम हासिल था। लेकिन जब से ये थोड़ी ग्रुपिंग हुई है और ये ओलंपिक वगैरह इधर उधर हुए, तो इनसे हॉकी को नुकसान हुआ है। तो अब इन्हें एक दफा फिर एक मौका मिल रहा है प्रो हॉकी लीग में कि वहां जाके क्वालिफाई करें, आप नीदरलैंड से खेलें, अर्जेंटीना से खेलें, और फिर जब आगे आप क्वालिफाई करेंगे और तगड़ी टीमें आएंगी, तो वहां आपकी हॉकी और इंप्रूव हो सकती है। चलें, आपकी हॉकी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन हॉकी में अगर हम बात करें ना, तो हमारे कुछ लड़के ऐसे हैं जो टॉप क्लास के हैं, और उन्हें जिस तरह हमने देखा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्म किया। और मैं यहाँ पर 3-4 प्लेयर की अगर बात करूँ, हन्नान की बात करूँ, हन्नान ने बड़ा ज़बरदस्त इस बांग्लादेश वाले में जो फ़ायदा उठाया अपनी सिलेक्शन का। कुछ सीनियर प्लेयर्स और इस टीम के अंदर मौजूद हैं, उनसे पाकिस्तानी टीम को काफ़ी तवक्कुआत हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अर्जेंटीना की टीम है वो भी आपके सामने कोई हल्की टीम नहीं है, नीदरलैंड की टीम है वो भी हल्की टीम नहीं है, और आपको इन दोनों टीमों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि थोड़े से मैचेस में भी टाइम है, और ये टूर्नामेंट 9 तारीख से शुरू होने हैं, और आज टीम ने रवाना होना है कि 2-3 दिन के अंदर आप समझते हैं कि मौसम से एडजस्ट हो जाएंगे हमारे प्लेयर, क्योंकि इस पर टाइम नहीं है। आपने दोनों के ख़िलाफ़ मैच खेलने हैं और टाइम आपके पास नहीं होगा कि
मौसम को एडजस्ट कर सकें। जो मौके हैं मैच से कबल जो दिन है उसमें आप मौसम से आशना हो सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अब ये देखिए गोल्डन ये हो गया कि पाकिस्तान टीम जो दिसंबर में जो है जा रही है वहाँ, और वहाँ भी आपको पता है ठंडा मौसम होगा, तो मैं नहीं समझता कि मौसम में एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम दरकार होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे वो नाइट में भी हो रहे थे और रात को अच्छी खासी ठंड होती है, वो चाहे कहीं भी हो रही हो, तो पाकिस्तान मौसम से तो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने सीनियर प्लेयर की बात की, देखें सीनियर प्लेयर्स में 3-4 लड़के ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी की है, 2-2 हैट्रिक्स भी की है, लेकिन देखें अब आपके सामने वर्ल्ड क्लास की टीमें आएंगी। जब वर्ल्ड क्लास की टीमें आएंगी तो वहाँ आपकी सलाहियतों का पता चलता है, वहाँ आपकी स्किल्स, वहाँ आपके टेम्परामेंट, आपके स्टेमिना, सब चीज़ों का पता चलता है जब आपके सामने एक वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही हो। अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप नीचे की टीमों से खेलते रहेंगे तो वो स्किल्स आपकी बिल्कुल उभर कर सामने नहीं आएंगी जो इंटरनेशनल मेयार पे पूरा उतरने वाली हाई क्लास टीम है, जिनकी फिटनेस पे कोई आपको पता है कि 0% भी कंप्रोमाइज नहीं करते उनके स्टाफ। तो ये जब ऐसी टीमें आपके सामने आएगी, वहां अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो कम से कम हमें ये सुकून होगा कि हमारे जो आने वाले प्लेयर्स हैं तो आइंदा जो है हॉकी का मुस्तकबिल जो हमें ताबनाक नजर आएगा, अगर आपने नेदरलैंड और अर्जेंटीना को वहां टफ टाइम दिया। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ हुई थी ओलंपियन ताहिर जमान की, जो इस वक्त हेड कोच हैं और मैनेजर अंजुम सईद हैं, इस टीम के साथ जा रहे हैं। हेड कोच की बात करूं तो ताहिर जमान की कुछ अर्से कबल थोड़ा सा जो है सिलेक्शन कमेटियों से कुछ बहसबाजी हुई और फिर अलीहदगी की बातें हुई, लेकिन फिर बाकायदा बंद कमरे में एक इजलास हुआ और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर ताहिर जमान जो है पाकिस्तान की टीम की हॉकी टीम की जो हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अंजुम सईद वापस आए हैं, मैनेजर के हैसियत से इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं। फिर अमाद बट जो इस टीम की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की हॉकी की। एक कम्बिनेशन एक अच्छा बना हुआ है, लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो इनके ख़ासकर मैं ताहिर जमान की बात करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त ये कोच रह चुके हैं इससे कबल भी, और उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने बहुत से फतूहात हासिल किए हैं। तो यहाँ पापा ताहिर जमान को किस तरह देख रहे हैं? फिर उनका साथ रहेगा थोड़ा सा अंजुम सईद का, मैनेजर्स के तौर पे तो गए हैं लेकिन काफ़ी ओलंपियन, क्योंकि वो भी ओलंपियन है, काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं। कुछ सीनियर प्लेयर्स यहाँ पर टीम के साथ मौजूद होंगे जो बहुत कुछ टेक्निक्स मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर खिलाड़ियों को सिखा भी रहे होंगे। बिल्कुल मुझे देखिए ताहिर जमान, देखें नाम ही उनका आपको पता है कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था जब उनका टाइम था जब वो हॉकी खेलते थे। और ताहिर जमान के बारे में आपको पता है कि वो जो है असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कुछ दिन पहले ये आ रहा था कि ताहिर जमान जो है शायद टीम के साथ ना हो, और फिर ताहिर जमान के साथ अंजुम साहब आ गए और फिर अमाद बट जो कप्तान है हॉकी टीम का। अगर इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और सीनियर प्लेयर जो है इनके साथ ताउन करते हैं, और ताहिर जमान जिस तरीके से टीम को लेकर चलते हैं, वो देखिए वो खेलते हैं, वो कहते हैं मैं एग्रेसिव खेलता हूं और हमारे प्लेयर्स को चाहिए फ्रंट से खेलें। और फिर हॉकी उन्होंने जो खेली है, उन्होंने हमेशा आपको पता जब तक वो खेलते रहे तो पाकिस्तान हॉकी का अरूज था। तो उनकी जो कोचिंग और उनकी जो सलाहियतें हैं वो टीम में इसीलिए पॉजिटिव आएंगी कि वो जो है जीत के लिए खेलेंगे, वो प्लेयर्स को जीत के लिए लेकर जाएंगे, वो प्लेयर्स को जो है बड़े बड़े सेशन, प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, वो चाहे प्लेंटी कॉर्नर के हो या प्लेंटी स्ट्रोक के हो, और फिर ड्रिल्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको पता है कि वहाँ सारा इम्तिहान ही आपकी ड्रिल्स का होता है। यूरोपियन क्यों कामयाब हो रहे हैं? कि उनकी ड्रिल्स बहुत, स्टेमिना बहुत उनका तगड़ा होता है। और पाकिस्तान शुरू के 1-2 क्वार्टर में अच्छा खेलती है और फिर उसके बाद तीसरे चौथे क्वार्टर में जब चली जाती है तो वहां आपकी स्किल शो हो जाती, वहां जो आपका स्टेमिना है वो नजर आना शुरू हो जाता है कि आपके खिलाफ जो फॉरनर टीमें होती है वो उसी चाको चौबंद दस्ते की तरह नजर आती है। जिस तरीके से वो पहले क्वार्टर में थी वो चौथे क्वार्टर में भी वैसे ही खेल रही होती है। बस इस पे अगर ताहिर जमान ने ध्यान दिया और लड़के ने इनके उस पे मिशन पे अमल कर लिया तो पाकिस्तान बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के अंदर यहाँ पर अगर उनके अमल करते हुए हिकमत अमली में काम की जाए और वो यकीनन इन खिलाड़ियों को वो टेक्निक तमाम सिखा रहे होंगे प्रो लीग के मैचेस के दौरान के वो इन टीमों के खिलाफ इस किस्म की कारकर्दगी दिखाएं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आता है, गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम प्रो लीग पे बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लें। जो दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान टीम ने जाना है, T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं और उस पर बात करते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, 7, 9, 11 को T20 मैच खेलना है जनवरी में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ। और वर्ल्ड कप से कबल ही मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 7 तारीख से वर्ल्ड कप का भी बाकायदा आगाज हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का। तो आप कैसा देख रहे हैं इस वक्त श्रीलंका के टूर को, जहां पर 3 T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, 7, 9, 11? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में बल्कि इस साल बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। T20 में 34 में से 21 मैच आपने जीत लिए हैं। तो अब जो है आपने जो टूर करना है श्रीलंका का, देखिए वो टूर जो है आपको आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस में आपने वहीं आपके मैचेस खेलने, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ आपने देखिए वर्ल्ड कप से पहले मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ 6 T20 मैच अभी बचे हैं। 3 श्रीलंका के खिलाफ है और 3 हम यहाँ खेलेंगे मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो जो है वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले में ये सीरीज़ भी बहुत अहमियत की हामिल होगी कि आप श्रीलंका को जिस तरीके से आपने यहाँ पाकिस्तान में आउट क्लास किया है, अगर आप श्रीलंका में भी जाके इसी कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि कम्बिनेशन हमारा, देखें सच्ची बात, ये कम्बिनेशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है जो कम्बिनेशन टीम का होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप ये सीरीज़ जीत गए, आप फाइनल भी जीत गए, लेकिन असल इम्तिहान होगा जब श्रीलंका में जाकर अगर आप सीरीज़ जीतते हैं, वहाँ वाइट वॉश करें। आपकी बड़ी साइड है, अगर आपका कम्बिनेशन बन गया, वहाँ जाके अगर आप वाइट वॉश करते हैं, कम से कम सीरीज जीत कर वापस आते हैं, तो ये आपके आने वाले वर्ल्ड कप के लिए देखें, ये आपका एक रूट तैयार हो जाएगा। ये जो फतह का सफ़र श्रीलंका में आप शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वर्ल्ड कप में आपका कॉम्बिनेशन और खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपको जो है आगे वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस होंगे, वहाँ के आपको पता है माहौल से, वहाँ के मौसम से हम आएंगी तो वैसे ही हो जाएगी जब आप 3 मैचेस खेल कर आएंगे। और फिर पाकिस्तान आकर भी आपने 3 T20 खेलने और उसके बाद डायरेक्ट आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जाना है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें जो T20 फॉर्मेट पे पाकिस्तानी टीम जा रही है दौरे श्रीलंका के लिए, आप समझते हैं यहाँ कुछ चेंजिंग होनी चाहिए इस टीम के साथ अब है? क्योंकि हाल ही में हमने जिस तरह सफरी की टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, अब हम उनके होम ग्राउंड पर जाकर खेल रहे होंगे, तो यहाँ थोड़ी सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। देखें मोइन भाई, तब्दीलियां तो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और भी शायकीन कह रहे हैं कि तब्दीलियां होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है टीम मैनेजमेंट और कप्तान वो तमाम जो है एक ही पेज पे हैं। वो कोई भी जो है ना रिस्क नहीं लेना चाह रहे, किसी भी नए प्लेयर को इन नहीं करना चाह रहे। वो इन्हीं प्लेयर्स पे तकिया किए हुए हैं कि नहीं, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है हमने श्रीलंका में भी सीरीज़ खेल ली है, फिर पाकिस्तान में आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना है और फिर वर्ल्ड कप में भी जाना है। लेकिन आप देखें इस टीम में तसलसल अभी तक नहीं आया। आपको 1 से 2 प्लेयर जो है वो लाजमी चेंज करने होंगे। वो चाहे आप जो है अहमद दानियाल की शक्ल में लेकर आएँ, चाहे आप मां सदाकत या अब्बास आफरीदी की शक्ल में लेकर आएँ। ये 2 से 3 चेंजिंग बनती है। आपको जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए जो है मैच में प्रेशर भी हैंडल कर सके और प्रेशर के टाइम पे आपको वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखा सके, ना कि प्रेशर के टाइम में हमारे बॉलर जो बिल्कुल लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। हमारे बड़े बड़े स्टार्स बॉलर हैं, उनको जो 3-3, 4-4 छक्के लग जाते हैं, वो चाहे पीछे मार रहे हो या आगे। तो कम से कम ऐसे बॉलर्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो प्रेशर हैंडल करना जानते हो और मैच को जो है बिल्कुल बनाकर और लेकर चलना जानते हो, और किस तरीके से दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर चला जाता है, किस तरीके से अपनी सलाहियतें दूसरों में मुंतकिल की जाती, किस तरीके से सीनियर्स की जो सलाहियतें उन्हें देखकर सीखा जाता है। तो अभी भी पाकिस्तान टीम में 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी गुंजाइश मौजूद है। चलें, गुंजाइश मौजूद है और इस गुंजाइश में यकीनन उन प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर बात करूंगा जिसने राइजिंग स्टार के अंदर जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, और मैं समझता हूं कि इसकी कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान टीम फाइनल जीतने में कामयाब है। हमेशा मैं इसलिए प्लेयर्स के हवाले से जो बात करता हूँ इसलिए करता हूँ कि प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। अभी भी मैं 3 प्लेयर्स के हवाले से काफ़ी बातें कर रहा हूँ, महज सदाकत के हवाले से काफ़ी बातें कर रहा हूँ, इसके अलावा अब्बास आफरीदी के हवाले से काफ़ी बातें कर रहा हूँ, फिर साथ साथ अहमद दानियाल के हवाले से काफ़ी बातें कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए सब।
बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा है कि हम और आप जो है इन 3 प्लेयर्स के बारे में तो काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है सलमान अली आगा, ये चाहेंगे कि भाई 1 से 2 रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आपने अपनी टीम की मजबूती देखनी है, टीम की परफॉर्मेंस देखनी है कि ये लड़के कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो अब्बास अफरीदी को ले लें, अहमद दानियाल को ले लें, माज सदाकत को ले लें, और चाहे साउथ को ले लें, वो लड़के ने भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन हम नहीं चाहते कि एक ही दम 3 से 4 चेंजिंग करते। कम अज़ कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, उनको ये सोचना होगा कि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी टीम में जगह बनती है। आपको पता है कि आपने वर्ल्ड कप जो है एशिया में खेलना है, और श्रीलंका, कोलंबो और कैनेडी में आपके मैच है। अगर आपके पास जेन्युइन स्पिन ऑलराउंडर की शक्ल में आप देखिए साइम अयूब किसी दिन परफॉर्म करता है तो वो 4 ओवर पूरे कराता है, पार्ट टाइम बॉलर का ये, किसी दिन वो 2 ही ओवर कराए, अगर शॉर्टें लग जाती तो आप जो है उनसे दोबारा ओवर नहीं कराते। तो इसीलिए भी चाहे देखें, अगर माज हो गया, अहमद दानियाल हो गया, या आप देख लें कि नीचे से आके अब्बास आफरीदी जिस तरीके की वो हिटें मारता है, जिस तरीके की वो बॉलिंग करता है, तो आज देखिए दुनिया के क्रिकेट में जो भी T20 फॉर्मेट क्रिकेट टीमें खेल रही हैं, उनमें देखिए एक मंझे हुए जो मिडिल ऑर्डर में भी आपको ऑलराउंडर नजर आएंगे, तो बिल्कुल मंझे हुए ऑलराउंडर नजर आएंगे। लेकिन हम जो है एक छोटी छोटी सी कैमियो खेलने वाले प्लेयर्स पर जो है ना बिल्कुल इत्तफाक किए हुए हैं कि भाई यही प्लेयर हमें रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं होता। आगे आने वाले टूर्नामेंट में आपको जो है दुनिया क्रिकेट की तमाम वो बेहतरीन साइड आपके मुद्दे मुकाबिल होगी जिनका आपने हालिया सालों में सामना नहीं किया। बिल्कुल हालिया सालों में मुकाबला नहीं किया, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर आपने तमाम टीमों के ख़िलाफ़ जो है मैचेस खेलने हैं और उसमें कामयाबी हासिल करनी है। और जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद साहब से मज़ीद और भी बात करता है। इसमें ख़ासकर मैं बात करूंगा इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में भी उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों के हवाले से भी। और कल भी जिस तरह हमने देखा कि पहले दिन का अख्ताम हुआ, फिर दूसरे दिन आज अख्ताम हो रहा मैच का, लेकिन कल कराची की ब्लूज़ की टीम ने सियालकोट के ख़िलाफ़ 285 रन स्कोर कर लिए थे, 6 खिलाड़ी आउट हुए थे वहाँ पर। अगर देखें तो हसनैन ने सियालकोट की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, और यहाँ से एक दफ़ा सबसे ज़्यादा रन करने वाले साद बेग अब तक कामयाब बैटर रहे हैं। और साद बेग के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, जावेद इकबाल भट्टी कराची ब्लूज़ फाइनल के लिए एक वक्त में ये टीम यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल नहीं थी और उसी टीम ने फाइनल खेला। और कराची, मैं समझता हूँ कि कराची ब्लूज़ के खिलाड़ियों ने कराची के लाज रखे, क्योंकि कराची नर्सरी कहलाता है क्रिकेट के मामलात में। बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले दिनों कराची ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी थी उसमें कराची की किसी टीम का नाम नहीं था। फिर वो उसके बाद आप देखें कि कई बातें हुई, फिर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं, कराची की दोनों टीमें खेलेंगी। और फिर वो टाइम आया कि कराची की टीमें जो हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल हुई। और कई नाकदीन ने बहुत ही कराची की टीम के बारे में कहा कि शुरू में मैचेस हार गई, अब बराबर के लिए। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ गया कि कराची की टीम ब्लूज़ की जो है वो फ़ाइनल खेल रही है। और फाइनल में जैसे आपने साद बेग की बात की, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल रन्स कर लिए उस लड़के ने, और पहली इनिंग में वो 39 रन पे आउट हो गए थे, और कराची शायद पहली इनिंग में 340 रन बनाकर आउट हो गई है, जिसमें उस्मान खान के बहुत अच्छे रन शामिल हैं। और फिर सियालकोट की टीम में आपको पता उसमें भी सीनियर और जूनियर्स का मिलाप है, जैसे हसन अली को ले लें, वो प्लेयर अजान अवेश वगैरह सब वहीं से कह रहे हैं। तो कराची की टीम जिस तरीके से फाइनल में पहुंची है, और जो तवक्कुआत थी कराची के शहरियों को, और जैसे अभी आपने कहा कि कराची जो है क्रिकेट की नर्सरी कहलाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह कहलाता है, अभी भी कहलाता है नर्सरी सर। और कराची की टीम ने ये साबित किया है कि ना सिर्फ कराची की जो नर्सरी कहते थे, बल्कि कराची की आज भी जो है क्रिकेट जो है नर्सरी है। और इस नर्सरी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है हमने दिए हैं, और आज भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, आज भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और यकीनन ये नर्सरी यकीनन पाकिस्तान को कई प्लेयर से प्रोड्यूस कर चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान के लिए अच्छे और बेहतरीन प्लेयर्स कराची से निकलते दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।